दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमें पता है आपको जानकारी चाहिए, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसान व्यक्तिगत स्तर पर ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। भारतीय फसल संरक्षण उद्योग के कारोबार में हुई बढ़ोतरी। ग्लोडेलियस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं कैंडीमैन उन्नत प्रभेद। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2014-15 में गुमला जिला के किसानों के लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत रूप से कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय चेटर रोड गुमला से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यहीं जमा भी कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में फसल संरक्षण उद्योग ने काफी तरक्की की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कृषि रसायन उद्योग प्रतिवर्ष 12 से 13% की वृद्धि दर से वर्ष 2019 तक $7.5 अरब हो जाने का अनुमान है। टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने एग्रो केमिकल्स रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय फसल संरक्षण उद्योग चालू वित्तीय वर्ष में $4.25 अरब हो जाने का अनुमान है, जिसमें 50% निर्यात की भागीदारी है। जो किसान समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत खेती करना चाहते हैं, वो विविध कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार करें। सब्जी की खेती के लिए 40% भूमि, अनाज के लिए 20% और तालाब के लिए 15 से 20% भूमि का उपयोग करें। समेकित कृषि प्रणाली यानी समन्वित खेती में अनाज, सब्जी, बागवानी खेती सहित मछली पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन जैसे सभी कृषि आधारित कार्य किए जाते हैं। किसान के पास एक जगह पर जितनी जमीन होती है, इन कार्यों के लिए उस जमीन का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर करना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर हम झारखंड परिवेश की बात करें तो जैसे यहाँ पे सब्जियों की अधिक पैदावार होती है और सब्जियों से किसान भाई अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्जियों का क्षेत्रफल आप जो है वो 40% तक जो आपकी एक एकड़ की ज़मीन है तो उसमें 1200 स्क्वायर फीट कम से कम आप इसके लिए रखें। और साथ में आप अगर ये देख रहे हैं कि आपकी अनाज की आपके खुद के लिए आवश्यकता होती है तो अनाज की फिर जो है आप कम से कम 20% का रखें। और साथ उससे बगीचा की स्थापना हो या आपकी तालाब का, जैसे मैंने कहा कि जहाँ निचला भूभाग क्षेत्र है तो कम से कम आप 15 से 20% का आप क्षेत्रफल आप तालाब की भी रखें, क्योंकि वर्षा का जल को आपको ज़्यादा संचित करना है और जैसे उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जो किसान ग्लेडोलियस फूल की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मैजेस्टी या व्हाइट प्रॉस्पेरिटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई, अगर आप ग्लैडियोलस फूल की खेती करना चाहते हैं तो वैसे खेतों का चयन करें जिसकी मिट्टी बलुई दोमट हो, जीवांश युक्त हो, पीएच मान 7 के आसपास हो और जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। अच्छी उपज लेने के लिए ग्लैडियोलस फूल के उन्नत प्रभेदों में कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मैजेस्टिक या व्हाइट प्रॉस्पेरिटी लगा सकते हैं। इनकी उपज 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 5800 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिली। भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन गंधरू भाई, यहाँ एक छोटा सा विराम ले लें। बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। चलिए, इस विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब हम जानकारी का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ जानकारी का पिटारा खोलिए और हमारे कृषक भाई बंधुओं को जानकारी दीजिए। अभी हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा किस चीज की जानकारी की जरूरत है, मालूम है आपको? हो सकता है धान के खेत में हो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बरसात का मौसम है और धान की खेती तो चारों तरफ हमारे किसान भाई लगा ही चुके हैं और झारखंड की एक प्रमुख फसल भी है जी। लेकिन किसान भाई बिल्कुल, और किसान भाइयों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि धान की खेती में कीट लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो किसान भाई उस कीट का प्रबंधन तो अपने तरीके से करते ही हैं, लेकिन आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से आप कीट प्रबंधन कैसे करें। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जो कीट विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब से आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे किस प्रकार से धान फसल में कीट प्रबंधन की जाए। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताएं कि धान में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं।
बड़ा आपने प्रश्न किया और ये टॉपिक जो है आजकल अभी इस समय के लिए बहुत ही खास है किसानों के लिए, क्योंकि हर जगह खेतों में धान की जो फसल है वो लहला रही है और उसमें बहुत तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप हो जा रहा है। खास करके जैसे किसान भाई बाकी बोलते हैं, बकिया कीट के द्वारा होता है, तना छेदक, सांढ़ा कीट, भूरा मधुआ, पत्र लपेटक, ये सब प्रमुख कीट है। उसके अलावे जो आगाध धान है उसमें गंधी कीट, जो मतलब जिसमें पहले बाली आ जाती है, उसमें गंधी कीट का भी प्रकोप होता है। तो मैं प्रारंभ करता हूं पहले बाकी से, क्योंकि चूँकि ये हमारा जो झारखंड प्रदेश है, पानी तो देर से हुआ, धान देर से लगा है, तो जो धान देर से लगता है और जिस खेत में पानी भरा हुआ रहता है उसमें ये बकिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। और ये कीट जो है पानी में तैर करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है और पत्तियों के हरियाली को चाट जाता है। तो पूरा का पूरा पत्तियां जो है एक कागज़ के समान दिखाई पड़ता है किसान भाई। अगर ऐसी स्थिति हो तो अगर संभव है तो 1 सप्ताह तक पानी आप निकाल दें खेत से, लेकिन संभव नहीं है तब फिर हम दवा का कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। कीटनाशक अगर देना हो तो उसमें क्विनाल फॉस तरल या फिर दूसरा है क्लोरपायरीफॉस तरल, ये दोनों में से कोई भी एक कीटनाशक करीब 10 लीटर पानी में 15 ml कीटनाशक मिला दें और उसमें 10 ग्राम सर्फ मिला दें। आजकल बरसात में या कोई भी रासायनिक कीटनाशक बनाते हैं किसान भाई, तो उसमें अगर 10 लीटर पानी हो तो 10 ग्राम अगर सर्फ मिलाना है तो आधा लीटर अलग से पानी, थोड़ा सुसुम गर्म पानी ले लें और उसमें 10 ग्राम सर्फ अच्छी तरह से मिला के और इस घोल में मिला दें। चूँकि मैं हल्का गर्म पानी में इसलिए कहा कि ठंडा पानी में सर्फ अच्छी तरह से घुलता नहीं है तो नोजल को बंद कर देता है। दूसरी बात क्या है, सर्फ मिलाने से जो है पत्तियों पर चिपक जाता है, ये जो कीटनाशक है पत्तियों पर चिपक जाता है और दूसरा फायदा है फैल जाता है पूरा पत्तियों पर, ये जो कीटनाशक है पूरा पत्तियों पर फैल जाता है। और तीसरा फायदा क्या है कि हल्का बारिश होती है तो जल्दी वो पानी से धोआता नहीं है, पूरा मतलब पत्तियों से चिपक भी जाता है गोंद के जैसा। तो 3 तरह का फ़ायदा है, इसलिए मैं बार बार किसान भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी रासायनिक कीटनाशक बनावें, कोई भी फसल पर दें, उसमें जितना लीटर पानी हो उतना ग्राम सर्फ मिला दें तो ज़्यादा फ़ायदा, काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। और ये तो बाकी की बात हो गई। तना छेदक का प्रकोप पत्तेदार अवस्था में भी होता है। ये जो इसका पिल्लू जो है वो पत्तियों को थोड़ा कुरच के खाता है और फिर तना में प्रवेश कर जाता है, और तना में प्रवेश करने के बाद उसके गुद्दे को खाता है। जब गुद्दे को खाता है तो नीचे से जो भोजन जो है ऊपर नहीं जा पाती है, तो जो बढ़वार बिंदु है वो उसका जो पूरा कली है ना पूरा सूख जाता है, और अगर उसको खींचेंगे हाथ से तो धीरे धीरे खिंचा जाता है। ये पूरा पहचान है तना छेदक का। लेकिन यही तना छेदक जब आगे का जनरेशन में बाल के समय लग जाता है तो जहाँ से बाल निकलती है उसके आधार भाग को काट देता है। जब आधार भाग को काट देगा तब पूरा का पूरा बालियाँ सूख जाती है किसान भाई, मतलब 100 में 100 दाना सूख जाता है, और उसको भी खींचिएगा तो खिंचाव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी तना छेदक के द्वारा काटा हुआ है। अब कभी कभी सांढ़ा कीट का प्रकोप होता है, कुछ एरिया में आजकल बढ़ते जा रहा है, जितना सघन खेती हो रही है सांढ़ा कीट का प्रकोप हो रहा है। और किसान भाई बहुत जगह इसको अगरबत्ती के नाम से बोलते हैं, खरिका के नाम से बोलते हैं। क्या है कि बढ़वार बिंदु जब उसमें कीड़ा लगता है तो बढ़वार बिंदु अगरबत्ती जैसा बन जाता है, मतलब खुरदुरा हो जाता है, अगरबत्ती एकदम जैसा है उसी तरह बनता है धीरे धीरे, लेकिन ये खोखला होता है। अब फिर जब बाली के समय आपको ये लगता है जैसे तना छेदक, तो एक दवा जो पहले से चला आ रहा है जिसका नाम है मोनोक्रोटोफॉस 10 लीटर पानी में 15 ml का घोल बना करके छिड़काव करें। तो कोई भी जो पत्तियां रस चूसने वाला है, जैसे आपका मधुआ भी है या फिर आपका जो तना छेदक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रित करता है।
एक नया दवा भी आया है आजकल, थायोमेथोक्जाम। थायोमेथोक्जाम ये मतलब 25% ये WG है, ग्रेन्यूल टाइप का है, लेकिन घोल बनाते हैं करीब करीब 6 से 7 लीटर पानी में 1 ग्राम, 6 से 7 लीटर पानी में 1 ग्राम, और उसको जब घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जितना कीड़ा है धान में लगने वाला वो सबको नियंत्रित करता है। इसके बाद हम आ रहे हैं, जैसे आपका बाकी की बात कर, वो तो दवा बता दिए, या ये जो दवा बताए बाकी के लिए वो दूसरे भी धान में जो पत्र लपेटक है या पत्तियों खाने वाला है उसको भी नियंत्रित करेगा, जो मैं बताया क्विनालेफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस। अब भूरा मधुआ की बात है, आजकल जहाँ तहाँ भूरा मधुआ का प्रकोप होता है और किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। ये भूरा मधुआ जो है ये पानी का जो सतह होता है ना उसके ऊपर तना में मतलब रहता है, वहीं ये इसका अंडा बच्चा सब रहता है और उसका रस चूसते रहता है, जिसके कारण ये जो पौधे हैं वो बढ़ना बंद हो जाता है। और गोलाकार में एक खेत में देखेंगे 1 या 2 जगह, जी हाँ गोलाकार में वो लगता है और पौधा बढ़ना बंद हो जाता है और अगल बगल का पौधा बढ़ता है। तो उसके आप पानी के जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहाँ ये भूरा मधुआ का प्रकोप होता है। उसके लिए सबसे अच्छी दवा है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड करीब करीब 10 लीटर पानी में 6 मिलीलीटर, या मैं बताया थायोमेथोक्जाम ये बताया 6-7 लीटर पानी में 1 ग्राम नई दवा है, ते भी बड़ा काफ़ी असर करता है। अब गंधी बग की जहाँ तक बात आती है, अगर आप पाउडर का भुरकाव करते हैं, अगर आपका मशीन है भुरकाव मशीन, तो मिथाइल पैराथियोन की मात्रा करीब करीब 10 किलो प्रति एकड़ की दर से आप भुरकाव करें। इसमें पानी नहीं मिलाना है, पूरा सूखा भुरकाव मशीन के द्वारा भुरकाव करना है सुबह में, ताकि ओस की बूंदे में चिपक जाए। और भुरकाव मशीन नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तब आप क्विनालफॉस या क्लोरपाइरीफॉस तरल जो मैं बताया बाकी के लिए पत्र के लिए उसको ही आप सब में सरफ का घोल जरूर डालें। जी 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 जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारियां दी हमारे किसान भाई को, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीके से अगर किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। साथ ही साथ हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे कार्य दादा जोहार जोहार। तब दादा क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। जानकारी चाहिए? हाँ, जानकारी तो चाहिए, किसान है तो अब तो जानकारी चाहिए, और आपको जानकारी देने के लिए है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि अभी जो टमाटर की खेती हो रहा है, आगे फिर एक बार और उसकी खेती होगा, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि इसका जो संरक्षित खेती है, माने सुरक्षा, इसका मतलब ये ना कैसे सुरक्षित खेती करें, तो कैसे किया जाए, इसमें कौन कौन सा प्रभेद का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अच्छा गंद्रू भाई, वो धनंजय जी कुछ बता रहे थे। बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, तो हम सीधे जानकारी अपने किसान भाइयों को भी दिलवा देते हैं और दादा को भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल, चलते हैं श्री धनंजय जी के पास। आज हम प्लांटून के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है धनंजय जी, जो हमें बताएंगे कि टमाटर की संरक्षित खेती किस प्रकार से करेंगे और उसके कितने प्रभेद हैं उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती होता क्या है, खासकर टमाटर के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो उसके बारे में आप हमें बताएं। किसान भाइयों, आज क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हो गया कि तेज़ बारिश हो रहा है कभी कभी, या बहुत तेज़ गर्मी पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो उस तरह के मौसम में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के चलते जो बाहर में हम खेती करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपका फसल तैयार हो जाता है और किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे कि ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, या बहुत तेज़ बारिश हो गया, तो उसमें पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो आज जो है, आज मतलब बहुत ही ज़रूरत है संरक्षित खेती का, जिससे कि आपका रिस्क नहीं हो। संरक्षित खेती का मतलब कि प्रोटेक्टेड, जो इंग्लिश में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, कि प्लास्टिक के घर में
मतलब कि चारों तरफ से संरक्षित हो। एक तो मौसम से संरक्षित हो, दूसरा है कीट और बीमारी से भी संरक्षित हो, क्योंकि यहाँ पर कीट और बीमारी का प्रकोप कम होता है, क्योंकि हमें इस तरह का एक घर बनाए हुए रहते हैं जिसके अंदर में कीट और बीमारी भी कम होता है और हमको प्राकृतिक आपदा से भी ज़्यादा बचाव होता है। करते जैसे अभी आपने चर्चा भी की कि बाहरी खेती में जो है बहुत सारी जो है हमारे फसल जो है नुकसान हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या नुकसान और क्या अंतर है संरक्षित खेती करने में और बाहरी खेती करने में, हमें बताएं। संरक्षित खेती में जैसे कि हम एक तो आपको बताएं कि सबसे बड़ा जो रिस्क वाला बात है कि हमारा मतलब यहाँ पर रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है। हमको जो प्राकृतिक आपदा का रिस्क था वो सब नहीं के बराबर हो जाता है। दूसरा जो है कीट एवं बीमारी का हो जाता है। उसके साथ साथ गुणवत्ता बढ़ जाता है। गुणवत्ता का मतलब कि फल का जो है साइज है, क्वालिटी है, वो सब अच्छा हो जाता है। साथ साथ जो है हम एक फसल को जो है जैसे कि हम टमाटर की बात करते हैं तो एक साल में हमको एक ही फसल लेना होता है और एक बार जब रोपाई करते हैं तो लगभग 9 से 10 महीने तक का फसल चलता है और 6.5 से 7 महीना हम तुड़ाई करते हैं। तो एक बार हम रोपाई करते हैं, एक बार हमारा बीज का खर्चा हुआ और उसके बाद हम मतलब 6 से 7 महीना तक तुड़ाई करते हैं तो उसका भी हमको बचत है और ज़्यादा उपज होता है। जो आप बाहर में जैसे टमाटर की बात करते हैं तो बाहर में जो है आप एक पौधा से 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेते हैं, तो जब हम पॉली हाउस में या संरक्षित खेती करते हैं तो यहाँ 10 से 12 किलो प्रति पौधा हमको उपज प्राप्त होता है। तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी फसल है जो संरक्षित खेती अगर कर रहे हो, खासकर अगर हम टमाटर की आज हमारा विषय है, तो अगर ये हम खेती कर रहे हैं टमाटर की तो कौन से ऐसे मुख्य प्रभेद हैं जो लगाने से हमारे किसान भाई उससे मुनाफा कमा सकते हैं, बताएं। किसान भाइयों पहले तो हम बता दें जैसे कि कौन कौन फसल के बारे में बात हुआ, तो इसमें उसी तरह का फसल लेते हैं जिसमें कि हमको ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा आमदनी हो। तो 3 फसल जो है पूरे विश्व भर में जो संरक्षित खेती में अच्छा माना गया है। एक तो टमाटर है, दूसरा खीरा है। खीरा में लेकिन जो सामान्य खीरा नहीं लगाते हैं, एक पार्थेनोकार्पिक करके खीरा आता है जिसमें कि सभी फल जो है सभी फूल फल बन जाता है। उसमें जो है बीज नहीं रहता है, बीज रहित खीरा है, उसको लगाते हैं। और तीसरा जो है शिमला मिर्च लगाते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च का भी बाज़ार में दाम ज़्यादा रहता है। और जब हम यहाँ पर बात करें टमाटर की तो आप हमारे पॉली हाउस में देख रहे होंगे कि हम लोग जो है रस्सी लगा करके टमाटर के पौधा को लगाए हुए हैं। तो इस तरह का हम ऊपर वाला भाग को जो है यूज कर रहे हैं। नीचे हमारा ज़मीन कम हो रहा है तो ऊपर के स्पेस को हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। और टमाटर में जब प्रभेद की बात करते हैं तो टमाटर में जैसे संरक्षित खेती का अभी जैसे झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में अभी 2-3 साल से शुरुआत हुआ है और हम लोग लगभग करीब 6-7 साल हो गया जो पलांडू में अनुसंधान करते हुए संरक्षित खेती पर। और यहाँ पर जो है हम लोग एक किस्म विकसित किए हैं, स्वर्ण अनमोल टमाटर की किस्म है, संकर किस्म है। हम समझते हैं कि पूर्वी भारत का जो है पहला संकर किस्म संरक्षित खेती के लिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए विकसित किया गया है। उसके साथ साथ किसान भाई अगर आप संरक्षित खेती में दूसरे किस्म की बात करते हैं तो एक GS 600 करके जो है एडवांटा कंपनी का संकर किस्म है। लेकिन झारखंड के माहौल में जो है वातावरण में वह जो है संभव नहीं है, क्योंकि उसमें मुरझा रोग आता है। आपको पौधा लगाएंगे और यहाँ पर मुरझा रोग आएगा, पौधा मर जाएगा। तो हमारे हिसाब से अभी जो है अभी के समय में जो है इस पूर्वी भारत के लिए और विशेषकर झारखंड के लिए जो है स्वर्ण अनमोल करके किस्म जो विकसित किया गया है यह सबसे उपयुक्त है। अगर टमाटर की खेती अगर हमारे किसान भाई संरक्षित खेती के अंडर में कर रहे हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान वो दें ताकि उनकी फसल और अच्छी से अच्छी हो। वैसे तो संरक्षित खेती में फसल अच्छे ही होते हैं, मगर ध्यान देना ज़रूरी होता है कि जब वो बीज उपचारण कर रहे चाहे वो लगा रहे हो तो उसमें भी विशेष जानकारी और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो किसान भाइयों संरक्षित खेती वही किसान कर सकते हैं जिनके पास प्लास्टिक का घर हो, पॉली हाउस हो। उसके लिए क्या है कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसमें जो है पॉली हाउस पर 50% मतलब 50% अनुदान है, आप उससे करें। उसमें आपको ध्यान देना है कि गुणवत्ता आपका अच्छा होना चाहिए। अगर गुणवत्ता सही हो, उसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन सही हो, क्योंकि अगर उसका ऊंचाई कम हो जाएगा, जैसे आप हमारे जो पॉली हाउस का देख रहे हैं 6.5 मीटर ऊंचाई है, एरिएशन ज़्यादा होना, वेंटिलेशन अच्छा हो, वो सब अगर रहता है तो आपका पहला वहाँ पर ध्यान देना है कि जब बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर और गुणवत्ता अच्छा हो पॉली हाउस का। जब हमारा पॉली हाउस बन गया तब हमको ध्यान देना है कि कौन सा किस्में हम
किस्म जैसे टमाटर की बात कर रहे हैं तो टमाटर में जो उपयुक्त किस्म है जिसको कि लगाने के बाद उसमें मुरझा रोग नहीं आए उसका प्रयोग करना है। और जैसे कि हम बताएं कि स्वर्ण अनमोल जो है हमारे प्लांटुकेन से विकसित किया गया, आप उसको लगा सकते हैं। तीसरा है कि जब हम संरक्षित खेती करते हैं तो पॉली हाउस का जो दरवाज़ा है उसमें हम 2 दरवाज़ा रखते हैं। पहले अंदर बाहर से अंदर जब घुसते हैं तो बाहर वाला बंद रखते हैं, उसके बाद अंदर वाला खोलते हैं, तो कम से कम व्यक्तियों का प्रवेश हो जिससे कि हमारे साथ जो है रोग एवं कीट का प्रकोप कम हो। तो आपको देखना होगा कि कम से कम का प्रयोग हो उस तरह का, मतलब एक भी पौधा अगर देखते हैं कि रोग या कीट से ग्रसित है तो हम उसको हटा देंगे जिससे कि हमारा यहाँ पर प्लास्टिक हाउस के अंदर में जो है ज़्यादा उसका प्रकोप नहीं हो। धनंजय जी, हम आपसे इजाज़त एक सवाल ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई संरक्षित खेती करते हैं तो एक पौधा पर कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा वो कमाते हैं, उसके बारे में बताएं। संरक्षित खेती जब करते हैं तो संरक्षित खेती में होता क्या है कि जो हमारे पॉली हाउस का लागत है लगभग 1 एकड़ में आपको पॉली हाउस बनाने में जो है 36 से 38 लाख रुपए की लागत आता है, जिसमें कि 50% मतलब 50% सरकार आपको अनुदान दे रही है, तो 18 से 19 लाख रुपए किसान को लागत आएगा। और उसमें जो है हम जब एक बार पहला बार जब फसल लेते हैं तो लगभग हमको 10 से 12 लाख रुपया के आमदनी, कुल आमदनी प्राप्त होता है एक साल में। तो लगभग आपको 2 से 3 साल जो लग जाएगा मुनाफा आने में। मुनाफा जो आएगा आपको 2 से 3 साल बाद आएगा। लेकिन अगर अनुदान की राशि जैसे कि बिहार है, बिहार में अनुदान 90%, तो वहाँ किसानों को जो है प्रथम वर्ष से ही उनको मुनाफा प्राप्त होने लगता है। लेकिन झारखंड के स्थिति में, झारखंड में करीब तीसरे साल से मुनाफा उनको प्राप्त होने लगेगा और एक पौधा जो है आपको 10 से 12 केजी उत्पादन देगा। और एवरेज जो हम अगर औसत मूल्य रखते हैं, कभी टमाटर बाज़ार में 40 रुपये भी, 50 रुपये भी, 5 रुपये भी बिकता है, तो अगर 10 रुपये का भी आप रखते हैं तो 100 से 120 रुपया का जो है एक पौधा आपको। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि धनंजय ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आशा करते हैं कि जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और इस जो संरक्षित खेती की अगर हम बात कर रहे हैं तो संरक्षित खेती को भी ज़रूर अपनाएंगे। धनंजय, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी दादा, बहुत अच्छी जानकारी थी और इस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को भी लाभ होगा कि उन्होंने ये भी जान लिया कि संरक्षित खेती क्या है और किस तरह से हम टमाटर की संरक्षित खेती करेंगे और कौन से प्रभेद हम वहाँ लगाएंगे ताकि हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। जी हाँ, तो और लाभ तभी होगा जब आप इन बातों पर गौर करेंगे और अमल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल झुमकी बहन, लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, लेकिन उसके पहले हमें चलना है IMD पुणे। तो चलिए। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, करीब 13 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूरब की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। धान को छोड़कर अन्य फसलों और सब्जी लगे खेतों में जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही मिट्टी में उपयुक्त नमी एवं मौसम साफ रहने पर ही अन्य फसलों की बुआई करें। धान फसल में गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फिनालोफॉस धूल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। तोरिया के बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अब क्या, आप बताना क्या है? आप पता बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।